हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा ही होंगे आप सभी लोग। और साथ में खुशी की बात यह है कि एडमिशन का चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों ने उसको अच्छे से कर लिया है और टेस्ट भी दे दिया है और आपका रिजल्ट काफी अच्छा नहीं है, फिर भी आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे आप उसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर पूरे आएंगे। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंदर आपको ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी अगर आपने रिटायरमेंट के चैप्टर के कंसेप्ट समझ लिए हैं। तो बहुत हद तक, बहुत ज्यादातर कंसेप्ट एडमिशन की तरह ही यहां पर समझे जाएंगे और रिटायरमेंट का चैप्टर काफी जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसके अंदर बहुत फास्ट चलेंगे, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहें, जल्दी जल्दी करेंगे और साथ में आप भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब आप सभी को पता है कि कंपनी से जाना, कंपनी से लीव करके जाना, रिटायरमेंट करना। तो रिटायरमेंट करने के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्या होता है, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रिटायरमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा कि जो रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट ऑफ अ फर्म, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर means the retiring partner ceases to be a partner of a firm but the firm continues। यानी कि फर्म चलती रहेगी चाहे पार्टनर रिटायर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फर्म नहीं बंद होने वाली, यानी कि फर्म चलती रहेगी और एक पार्टनर, दो पार्टनर, जो भी पार्टनर्स उससे रिटायर होना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, उनकी एज का फैक्टर भी हो सकता है, चाहे कोई एग्रीमेंट की कंडीशन भी हो सकती है, वो वहां से जाएंगे मगर फर्म चलती रहेगी। मगर क्योंकि वो जा रहा है, एक पार्टनर जा रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप डीड उनके बीच में बन जाएगी। यानी कि पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो गई अपने आप और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है किसी भी तरह का, वो एक नई पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो इसके बाद अगर हम नए डीड के अंदर, नए एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं तो अब आपके पास क्या हो सकता है, किस किस वजह से, पहले ये पढ़ते हैं किस किस वजह से कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, क्या रीजन हो सकते हैं पिछले। उसके पीछे एक रीजन हो सकता है, इफ अ पार्टनर इज एन एग्रीमेंट, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। यानी कि कोई एग्रीमेंट किया था और उसके बाद वो पार्टनर्स का रिटायर होना कंपलसरी था, तो उस केस में रिटायरमेंट एज कंपलसरी इफेक्ट से हो जाएगा। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट, और बाकी सारे पार्टनर उसके रिटायरमेंट से सहमत है, एग्रीड है, तो इसका मतलब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। इफ द पार्टनरशिप डीड इज एट विल बाय गिविंग अ रिटर्न नोटिस टू द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ हिज डिसीजन टू रिटायर, और एक पार्टनर अपने डिसीजन की इंफॉर्मेशन, रिटर्न नोटिस उनको देता है और जिससे वो पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है फर्म से, बाकी सभी पार्टनर्स की कंसेंट के द्वारा। तो ये बात समझ में आ गई है कि रिटायरमेंट क्यों ली जाती है, मतलब किस तरह से ली जाती है और रिटायरमेंट से क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसके बारे में डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको पता है, ये सारी सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे केस है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो इसके अंदर ये जो केस है रिटायरमेंट का, ये भी अपने आप में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब होता है कि फर्म का जो एग्रीमेंट है, फर्म का जो पार्टनरशिप डीड जो बनी हुई है, उसको एंड करके हम नया एक एग्रीमेंट, नया एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिससे फर्म तो कंटिन्यू चलती रहती है मगर एक पार्टनर, दो पार्टनर, जो भी पार्टनर्स जा रहे हैं, उनके जाने से जो फर्म पे इंपैक्ट आता है उसको नई पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। तो इंटरनली ये रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है मगर फर्म तो चलती ही रहती है। अब एक और थ्योरेटिकल बात यह है कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसकी क्या कुछ लायबिलिटी होती है, क्या वो रिटायर होने के बाद बाकी सब चीजों से उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है? क्या जो उसने पार्टनर बने रहने तक जो सब काम किए थे, क्या उसकी लायबिलिटी उस तक भी नहीं है?
वो सारी बातें मेंशन की जा रही हैं लायबिलिटी ऑफ फॉर एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, यानी कि जो पार्टनर ने काम किए थे बिफोर रिटायरमेंट उन सब के लिए रिटायरिंग पार्टनर लाइबल होता है। A retiring partner remains liable for all act of the firm up to the date of his retirement। जब तक उसकी रिटायरमेंट थी तो पार्टनरशिप के अंदर वो भी एक पार्टनर था और उस तारीख तक पार्टनरशिप फर्म ने जितने भी काम किए थे उन सब काम के लिए रिटायरिंग पार्टनर टिल डेट, जिस दिन तक वो रिटायर हुआ है उस दिन तक जितने भी काम हुए थे उस दिन तक उन सब की लायबिलिटी उसकी भी होगी। However, a retiring partner may be discharged, मगर वो इस लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है, चाहे तो हो सकता है from his liability by an agreement between himself। कैसे हो सकता है कि वो अपने के साथ जो थर्ड पार्टी जिसके लिए लायबिलिटी बनती है और जो कंटिन्यूटी पार्टनर है उन सब के बीच में एक एग्रीमेंट कर ले कि भाई मैं जो आज तक मैं काम कर रहा था उन सारे कामों के लिए जो भी मैंने किया आज तक वो आज ही आप डिसाइड कर लें कि मैं लायबिलिटी नहीं रखूंगा। तो वो सारे पार्टनर चाहें और थर्ड पार्टी जो उससे लिंक थी, यानी कि जो कस्टमर जो उनका पार्टनर जो उनका कस्टमर था या कोई उसका सप्लायर था उन सब के लिए उसकी लायबिलिटी उसी दिन से खत्म हो जाएगी जिस दिन से वो रिटायर हुआ है। चाहे पुराना भी कोई केस उठेगा तो भी उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा अगर वो ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो वो लायबिलिटी उसकी बनी रहती है। लायबिलिटी फॉर एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या फर्म के द्वारा किए गए काम के लिए क्या वो लायबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मगर जो पुराने काम उसके द्वारा उसके समय रहते हुए उसने किए थे उससे रिलेटेड कोई भी बात होगी तो उन सब के लिए वो लायबल होगा। A retiring partner also continue to be liable to third party for act of the firm even after his retirement until a public notice of his retirement is given। यानी कि पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है वो तब आगे रिटायरमेंट के बाद भी उन सारे एक्ट के लिए लायबल बना रहता है अगर उसकी रिटायरमेंट की पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कहां दी जाती है? नॉर्मली पेपर्स एग्जाम जिनका सर्कुलेशन होता है न्यूज़पेपर्स उसमें उनकी पब्लिक नोटिस निकाला जाता है और उनकी इंफॉर्मेशन छापी जाती है कि ये पार्टनर हमारी फर्म से रिटायर हो चुका है और इससे रिलेटेड कोई भी डील अगर कोई करता है तो फर्म उसके लिए लायबल नहीं है। ये सारी बातें पहले से ही पब्लिक नोटिस के रूप में बता दी जाती हैं, नहीं तो जो थर्ड पार्टी है वो उसको तब तक फर्म का पार्टनर मानता रहेगा जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। इसलिए कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसका एक पब्लिक नोटिस, यानी कि किसी न्यूज़पेपर में किसी न्यूज़ जर्नल के अंदर उसको जिसका एक ठीक ठाक सा सर्कुलेशन हो उसके अंदर उसको निकालना पड़ता है। और अगर उसके बाद भी कोई पार्टनर कोई कस्टमर कोई सप्लायर कोई क्रेडिटर उससे डील करता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो वो फर्म उसके लिए लायबल नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? यानी कि अपनी रिटायरमेंट के बाद भी अगर उसका पब्लिक नोटिस नहीं निकाला जाता तो थर्ड पार्टी जो उससे डील कर रही है उन सब के लिए फर्म भी उसके लिए लायबल होगी और उसका रिटायरिंग पार्टनर भी लायबल होगा। मगर अगर उसका पब्लिक नोटिस निकाल दिया जाता है तो इस एक्ट के लिए उसकी जो फर्म है वो उसके लिए लायबल नहीं होगी क्योंकि पार्टनर ऑलरेडी रिटायर हो चुका है तो उसके एक्ट के लिए फर्म कहीं से भी लायबल नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ ली होगी आपने। अब रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की अकाउंटिंग टर्म्स की बात आएगी तो अकाउंटिंग में हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें से ये एडजस्टमेंट आपके कोर्स से अभी इस साल के लिए डिलीट हो चुकी है, इस साल के लिए डिलीट हो चुकी है तो इसको हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे मगर अगले सालों के लिए इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और फर्दर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसके अंदर भी इसकी एडजस्टमेंट आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं कि इस साल के लिए आपके लिए जो सारे एडजस्टमेंट हैं टॉप 6 यहां से अगर ले लें तो एडजस्टमेंट कैसे करनी है, क्या क्या एडजस्टमेंट होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या मैटर हो सकता है? पहला मैटर है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको पता ही है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब चेंज इन पीएसआर तो होगी ही,
तो आपको न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर पार्टनर जा रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होना तय है। तो गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर निकालनी पड़ेगी। एडमिशन में आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते थे, क्योंकि एक नया पार्टनर आता था तो फर्म का जो शेयर है वो कम हो जाता था रिमेनिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए, तो सेक्रीफाइस करते थे वो लोग। यहां पर एक पार्टनर के जाने से वो लोग गेन करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लोग गेन करेंगे। तो आपको गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अभी तक आप जैसे करते थे अभी भी वैसे ही होगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चेंज इन एडमिशन में भी आपने इसके लिए पढ़ा और गुडविल की एडजस्टमेंट के अंदर चैप्टर में भी आपने इसको पढ़ा था। थर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ असेट। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी वैसे ही होगा जैसे आप चेंज इन पीएसआर में बना रहे थे, एडमिशन के टाइम बना रहे थे और रिटायरमेंट के टाइम पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनेगा। उसके बाद है रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, ये भी वैसे ही होगा जैसा अभी तक आप एग्जिस्टिंग चेंज इन पीएसआर में या एडमिशन के टाइम पे कर रहे थे। बस इन सब केसेस के अंदर यहां पर रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके समेत ही सब कुछ। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल उसके समेत ही, एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन उसके साथ ही, रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, ये सारी बातें करनी पड़ेंगी। और कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर को जो टोटल पैसा लास्ट में जाना है उसकी कंप्यूट करना, उसको वो भी आपने करना पड़ेगा। और रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट जाएगी वो कैसे जाएगी वो भी यहां पर आप पढ़ेंगे। तो क्या मेरी बातें सब समझ में आ गई हैं? तो चलिए हम आज स्टार्ट कर देते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, जो एक सिंपल सा टॉपिक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपको दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, गेनिंग रेशियो निकालना और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो अगर हम सबसे पहले तो ये आपको पता लग ही गया है कि यहां पर क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के लिए यहां पर चेंज इन पीएसआर होगी ही। चेंज इन पीएसआर होने के लिए आपके पास गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। हर बार हर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता रहा हूं, आपको हर बारी बिना सोचे समझे गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर निकालनी ही है। तो आपके लिए दो केस बन जाते हैं कि न्यू पीएसआर किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। एक तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है, तो क्या करेंगे। दूसरा केस हो सकता है कि रिमेनिंग पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो, यानी कि जो पार्टनर जा रहा है उसके शेयर को कुछ हिस्सा जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है अपने एज पर क्वेश्चन उसके कुछ हिस्से को एज पर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगी। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गिवन नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। पहला केस है व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिटायरिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। केस 1 में आपको कुछ भी नहीं करना है। इस केस में अगर आपके पास एक पार्टनर जो कंटिन्यू चल रहा था फर्म के अंदर और वो रिटायर हो जाता है, तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें साइलेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो अपनी रेशियो कंटिन्यू में ही रखेंगे। यानी कि ये अंडरस्टूड है कि उनको जो गेन हुआ है वो उसी रेशियो में हुआ है जिस रेशियो में उनकी रेशियो पुरानी थी, उसी रेशियो में उसके शेयर को वो एक्वायर कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको यहीं पे समझा देता हूं, मुश्किल नहीं है। लिखा है एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5, 1/10। सबसे पहले तो इनको एक सेम कॉम्पिटिटिव रेशियो में निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ ए रिटायर, बी रिटायर, सी रिटायर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर ए रिटायर हो जाता है तो ए को गायब कर देंगे, जो रिमेनिंग रेशियो उसकी आ जाएगी। बी रिटायर होता है, बी को गायब कर देंगे तो रिमेनिंग रेशियो जो चल रही थी वो आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सी होता है तो सी को गायब कर देंगे और ए बी को उनकी रेशियो जो भी उनकी कंटिन्यू में चल रही थी वो ही उनकी रेशियो मानी जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनकी रेशियो एक कॉम्पिटिटिव रेंज में सेम मेथड्स में लेके आनी पड़ेगी।
पहली रेशियो है 1/2, 2/5 और 1/10। यहां पर ये जो रेशियो दे रखी है किसकी है, ए और बी और सी की, ए बी और सी की आपने रेशियो दे रखी है। क्या बात समझ में आ गई है? तो ये जो तीनों रेशियो आपके सामने गिवन है, इसके बेसिस पर आप इनका एलसीएम निकाल लेंगे जो आ जाता है 10, 2 5 और 10, ठीक है 10 आ गया है। तो 2 5 जा 5, 2 जा, इसका मतलब ये 4 हो गया, और 10 1 जा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। सॉरी, इनकी जो रेशियो है एक्चुअली वो एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो ये है। अब अगर ए जाता है, ए रिटायर्स, इसका मतलब रिमेनिंग रेशियो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 4:1। अगर ए रिटायर होता है तो ये बिटवीन बी एंड सी होगी। अगर बी रिटायर होता है तो यानी कि ओल्ड रेशियो क्या है, 5:4:1। बी चला गया, इसका मतलब रिमेनिंग शेयर बन गया 5:1। यही इसकी न्यू फर्म की न्यू पीएसआर होगी। अगर सी रिटायर होता है तो अगेन ओल्ड रेशियो है 5:4:1, तो सी रिटायर हो गया, इसका मतलब ये न्यू पीएसआर हो गई, दैट इज 5:4। यानी कि जो भी इसका शेयर था दैट इज 1/10, इन्होंने इसी रेशियो में इसको एक्वायर कर लिया, तो न्यू पीएसआर भी यही हो गई और साथ में इनकी गेनिंग रेशियो भी यही कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ये बात तो बड़ी सिंपल सी थी, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा था, तो आपने ये करा दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। When the remaining partners take profit share of the retiring partner in an agreed ratio, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि जब एक रिटायरिंग पार्टनर होता है वो जा रहा है तो उसके शेयर को, क्वेश्चन ने ऐसा दिया है कि उसके शेयर को एक स्पेसिफिक रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ले लेते हैं, तो क्या करेंगे? वैसे अगर ऐसी रेशियो नहीं गिवन होती है तो उनकी ओल्ड रेशियो ही उनकी गेनिंग रेशियो भी होती है और उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही कहलाएगी। तो चलिए आप इलस्ट्रेशन देख लेते हैं 2। इलस्ट्रेशन 2 में लिखा हुआ है एबीसी 532। क्वेश्चन बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एबीसी 532 his profit share is taken by A and C in the ratio of 2:1। B रिटायर्स हो गया। अब आपको निकाला न्यू पीएसआर। अब जो टेकन ओवर बाय A and C इन द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि ये क्या है, ये एक्चुअली गेनिंग रेशियो है। इस रेशियो में वो ले लिया, उसका शेयर, किसका शेयर, जो B जा रहा है, B का शेयर कितना है, B का शेयर है सर 3/10। तो अब एज न्यू शेयर निकालना है। एज न्यू शेयर, एज का ओल्ड शेयर कितना है सर 5/10 है, प्लस में उसका शेयर कितना था, बी का शेयर 3/10, उसके शेयर का 1/3 ए ने ले लिया, उसके शेयर का 1/3 ए ने ले लिया, तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, दैट इज 5/10 प्लस ये आ गया 1/10 कट चुका है, तो ये आ गया 6/10 ए का न्यू शेयर बन जाता है। ऐसे ही बीज न्यू शेयर की बात करेंगे, बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, अच्छा बी तो जा ही रहा है, सीज न्यू शेयर की बात करेंगे। सीज न्यू शेयर, तो सी की जो रेशियो थी वो थी 2/10, सी की ओल्ड रेशियो थी 2/10, प्लस जो बी जा रहा है उसका शेयर था 3/10, 3/10 का 2/3 हिस्सा, 3/10 का 2/3, जो 2/10 का 2/3 हिस्सा वो ले रहा है। इसका मतलब 2/10 उसका ओल्ड शेयर था और साथ में 2/10 उसको न्यू शेयर मिल गया। इसका मतलब जो उसका न्यू शेयर होगा वो होगा 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, जो नई फर्म बनी वो ए और सी की है, और वो क्या होगी, वो होगी 6/10 रेशियो 4/10, राइट। तो इससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई 6:4 इज द आंसर। कोई डाउट? नहीं सर ये तो बहुत सिंपल था, बस
यही क्वेश्चन था, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने ये गलत लिख लिया है, इनकी रेशो 1:1:2 में उसने ली है, ए और सी एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, जबकि क्वेश्चन ने लिखा है 2:1। तो कोई बात नहीं, एक नया क्वेश्चन बन गया, आप चिंता ना करें, आप इसको इस तरह से कर लें और इस तरह से भी निकाल लेंगे। तो चलो हम इस तरह से भी इसको निकाल देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर हमने ये इस तरह से कर लिया, ये क्वेश्चन इस तरह से ही करना है, मगर हमने इस तरह से कर लिया, एक नया क्वेश्चन कर लिया, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, फिर भी एक नया क्वेश्चन हो चुका है। तो अब हम इसको इस तरह से करके देखते हैं 2:1 के अंदर, यानी कि अगर इस तरह से देखें, एक्चुअली इलस्ट्रेशन 2 इस तरह से बनेगी, एज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है इसका, ओल्ड शेयर है इसका 5/10 और 2:1 में लेना है 3/10 को, 5/10 प्लस 3/10 बी का शेयर जो जा रहा है उसको, उसका 2/3 हिस्सा, और बीज न्यू शेयर 2/10 उसका ओल्डेस्ट शेयर है, प्लस 3/10 का 1/3 वो लेगा। तो यहां पर ये हो जाता है 5/10 प्लस 2/10 दैट इज 7/10, और बी का न्यू शेयर बन जाता है 2/10 प्लस 1/10 दैट इज 3/10। तो न्यू PSR बिटवीन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन A एंड C कितनी बनती है सर, 7:3, यानी कि 7/10 और 3/10। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में लिखा है ABC 2:1, क्वेश्चन बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ABC 2:1, राइट। आगे देखते हैं क्या कहता है। B रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय C। B जा रहा है और सारा का सारा शेयर C लेता है, तो कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C। B रिटायर्स, ये जा रहा है और इस सारा का सारा C ले लेता है, इज टेकन ओवर बाय C। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके पास एज न्यू शेयर कितना है, जो A का टोटल शेयर पुराना था वो भी उसका न्यू शेयर उतना ही है। B जा रहा है, C's न्यू शेयर कितना है, जो उसका पुराना शेयर था 1/5, प्लस में जो B जा रहा है उसका सारा शेयर C ही ले रहा है, तो ये बन गया 3/5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A एंड C इज 2:3। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई हमने गलती तो नहीं की है। 2:3 इज आंसर। अब एक और केस आ चुका है कि एक, यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ध्यान से कर लेंगे कि एक पार्टनर आ रहा है और एक पार्टनर जा रहा है, यानी कि एक पार्टनर रिटायर भी हो रहा है इस क्वेश्चन में, पहले रिटायर हो रहा है, उसके बाद एक नया पार्टनर D वो आ भी रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ABC 1/2, 3/10 और 1/5, 1/2, 3/10 और 1/5, 1/2, 3/10 और 1/5। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, कौन है, ABC है। ABC दोबारा से चेक करते हैं, 1/2, 3/10 और 1/5, 1/2, 3/10 और 1/5, ABC ठीक है जी। अगेन B रिटायर्स होता है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय A एंड C इन द रेशियो 2:1। पहले तो क्वेश्चन एक यहां तक बनाए, रिटायरमेंट तक की बात हो रही है, उसके बाद एडमिशन की बात होगी, तो पहले रिटायरमेंट तक की बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं। यानी कि B रिटायर हो रहा है और A और C 2:1 में उसका शेयर ले रहे हैं। अगेन B रिटायर्स, A's न्यू शेयर
बी रिटायर्स, ए इज न्यू शेयर। हम यहां बात कर रहे हैं आफ्टर बीज रिटायरमेंट। आफ्टर बीज रिटायरमेंट हो रहा है, ए का जो नया शेयर है वो पुराना शेयर है उसका पहले तो 1/2 प्लस में जो 3/10 जो जा रहा है बी, उसका किस रेशो में ले रहा है, इन द रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 में ये ले रहा है, यानी कि 2/3 हिस्सा ए को मिलेगा। ऐसे ही सीज न्यू शेयर की बात करें तो सी का जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो है 1/5, 1/5 एग्जिस्टिंग शेयर चल रहा है, प्लस 3/10 जो बी जा रहा है उसका 1/3 हिस्सा बी को सी को मिल जाएगा। इसके बाद इसका शेयर आ गया 1/2 प्लस ये कट गया तो बचा 2/, चलो ये ऐसे ही कर देते हैं 2/10, इसका मतलब ये हो गया 10 5 5 प्लस 2 दैट इज 7/10, और सी का जो नया शेयर आया वो आ गया 1/5, ये भी कट गया तो ये आ गया प्लस 1/10, तो ये शेयर बन गया 10, 2 प्लस 1 दैट इज 3/10, राइट। तो बी के रिटायरमेंट के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी आफ्टर B's retirement will be 7:3, करेक्ट। ये 7/10 आया था और ये 3/10 आया था, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है कि यहां पर बी का रोल, यहां पर डी का रोल आ गया। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वाज गिवन बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। जो डी है वो एडमिट किया जाता है, वो 1/4 शेयर प्रॉफिट के लिए आ रहा है और उसमें से आधा हिस्सा, 1/4 का आधा मतलब 1/8 इज गिवन बाय ए, और 1/8 हिस्सा ए से लिया जाता है या गिवन, यानी कि सरेंडर कर देता है डी के फेवर में। एंड रिमेनिंग शेयर, यानी कि रिमेनिंग शेयर बच गया 1/4 का आधा, 1/8 ही बच गया, बस टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। सिंपल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर डी का रोल है, डी आ जाता है, डी किस शेयर के लिए आ रहा है, डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब डी के बाद एज न्यू शेयर, ये एडमिट हो रहा है, इसका एडमिशन हो रहा है, तो एज न्यू शेयर ए का जो ओल्ड शेयर था अभी तक वो था 7/10, उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया 1/4 का हाफ हिस्सा। क्या मेरी बात समझ में आई? और साथ में रिमेनिंग शेयर का, यानी कि 1/4 का आधा हिस्सा तो इसने अलग से दे ही दिया, और जो रिमेनिंग बचा वो अगेन 1/4 का आधा हिस्सा ही बचा, यानी कि 1/8 का भी हाफ हिस्सा वो डी को दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि ए के थ्रू जो सरेंडर किया जाएगा ये और ये दोनों प्लस होके आएगा, यानी कि 7/10 माइनस 1/8 माइनस 1/16। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10 माइनस, ब्रैकेट में कॉमन ले लिया आपने, 16, इसका एलसीएम ले लेते हैं, बचा 2 प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है इसलिए प्लस आएगा यहाँ, राइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो 7/10 माइनस 3/16 यहां दिखाई दे रहा है, 3/16, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका एलसीएम
16 और 10 कैल्शियम निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया 2 से 2 8 जा, 2 5 जा, और फिर 2 से 4 जा 5, फिर 2 से 2 जा और 5, 2 2 जा 4 4 जा 8 8 16 80, इसका एलसीएम आ गया 80 और ये आ गया 8 56 माइनस 5 जा 15, दैट इज ये आ गया जी 6 में से 5 गया 1, 5 में से 41 बाय 80, यानी कि डी के एडमिशन के बाद ए का जो न्यू शेयर था वो 41 बाय 80 आया। ऐसे ही सी का, सीज न्यू शेयर, जो सी का शेयर एग्जिस्टिंग था वो था 3 बाय 10, यस 3 बाय 10 उसका शेयर चल रहा था और उसने 1 बाय 16 शेयर, यानी कि रिमेनिंग शेयर का आधा हिस्सा, समझ में आ गया, वो उसने सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ डी। तो इसका न्यू शेयर आ गया 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 16, एलसीएम आ गया इसका 80, 8 24 माइनस में 5, दैट इज 19 बाय 80। तो सी का नया शेयर आ गया 19 बाय 80। अब जो न्यू पार्टनर है वो डी है, डीज न्यू शेयर वो जितने के लिए आ रहा है वही माना जाएगा, जो है 1 बाय 4, और जिसको हमने इस तरह से बनाना है, इस वाली सीक्वेंस में बनाना है। तो इसको 80 लाने के लिए आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दैट इज 20 बाय 80। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो between A, C and D after B's retirement and D's admission, दोनों केस यहां पर क्लियर हो चुके हैं। तो A का जो शेयर है वो आया था 41 बाय 80, दूसरा आया था 19 बाय 80 और डी का शेयर आया था 20 बाय 80, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुई 41 रेशो 19 रेशो 20 इज द आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार दोबारा से जाके इस क्वेश्चन को देख लेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस समझना है यहां पर यह कंसेप्ट ये है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना शेयर इन फेवर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर कुछ स्पेसिफिक रेशियो में बांट देता है, यानी कि वो ले लेते हैं। और अगर उस समय एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ साथ कोई नया पार्टनर भी एंट्री ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो ये पुराने वाले चैप्टर से भी एड ऑन हो गया। तो आप एडमिशन के टाइम पे जो करते थे वो यहां भी करेंगे कि जो एडमिशन ले रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए थे आफ्टर रिटायरमेंट, वो अब सेक्रीफाइस भी करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, बात तो क्लियर है। तो बस आपके लिए सिंपल हो चुका है, मुश्किल कुछ नहीं है। तो फटाफट से आप ये वाले टॉपिक को क्लियर मानेंगे और फट से इस टॉपिक को एक बारी और देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो टॉपिक है वो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो गया है। आप क्वेश्चन करते जाएंगे और होता जाएगा आपसे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, रिवाइज करते रहें। बाय बाय, टाटा। तो चलिए आगे का टॉपिक कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो। मोरओवर ये वाला टॉपिक आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कवर कर लिया था। फिर भी एक टॉपिक के हिसाब से हम इसको पढ़ा देते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये किस किस केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन और एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। तीसरा है व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन स्पेसिफाइड रेशियो, क्वेश्चन में गिवन है। तो अलग अलग टॉपिक को, अलग अलग केसेस को अलग अलग
समझ लेते हैं सिचुएशन में क्या क्या होगा। फर्स्ट है व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन और व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बस एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए उनकी ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो कहलाती है। जैसे क्वेश्चन है एबीसी, ओल्ड रेशो है 3:1, गेनिंग रेशो निकालिए इफ ए रिटायर, बी रिटायर, सी रिटायर। एक ऐसा ए रिटायर, तो अगर ए चला जाता है तो रिमेनिंग शेयर 2:1 बच जाता है, तो यही इसकी गेनिंग रेशो होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद अगर बी चला जाता है तो रिमेनिंग बच जाएगा 3:1, यही इसकी गेनिंग रेशो होगी। और अगर सी चला जाता है तो रिमेनिंग 3:2 ही गेनिंग रेशो होगी। तो ये तो सिंपल है, ये तो सीधा सीधा निकल रहा है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है XYZ 1/2, 1/3, 1/6 Z डाइज। सबसे पहले तो इनको एक सेम एलसीएम के लिए लेके आएंगे, तो इनका एलसीएम बन जाता है 2, 3 और 6 का बन जाता है एलसीएम 6। तो इसको लेके आएंगे तो क्या बना 3:2:1, तो 3:2:1 इनकी बना। अगर X रिटायर होता है, ये गया, तो रेशो बन गई 2:1, ये रहा। और अगर Y रिटायर होता है, फाइंड द गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X एंड Y, यानी कि गेनिंग रेशियो 2:1 है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 2:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अमंग XYZ इज दिस, ये बन गई। और इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X एंड Y इज नॉट गिवन, द गेन विल बी, अच्छा X और Y इज नॉट गिवन, हमने ये रेशियो निकाल ली है 3:1, रेशियो निकली 3:1। अगर X रिटायर होता है, अगर X रिटायर होता है, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन X एंड Y, यानी कि Z रिटायर हो रहा है इसके अंदर। मैं तीनों को बता देता हूं, X रिटायर होता है तो 2:1 आ गई, गेनिंग रेशियो भी और न्यू PSR भी। और अगर Y रिटायर होता है, तो फिर गेनिंग रेशियो 3:1 आ जाएगी और न्यू PSR भी यही कहलाएगी। और अगर Z रिटायर होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो न्यू PSR 3:2 हो जाएगी और गेनिंग रेशियो भी 3:2 ही कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये भी बहुत सिंपल था। अब एक और केस है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, यानी कि आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है और आफ्टर रिटायरमेंट जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो आपके लिए फार्मूला है, जैसे आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए फार्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपके पास गेनिंग रेशियो का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि गेनिंग रेशियो का फार्मूला बताइए, तो आप स्पेशली मैं आपको ये बता रहा हूं, गेनिंग रेशियो का फार्मूला अधिकतर बच्चे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिख देते हैं, जबकि गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज द फार्मूला फॉर गेनिंग रेशियो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ये बात हमें तो ये ध्यान रखेंगे कि गेनिंग शेयर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड शेयर लिखा जाएगा। और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा जाता है तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। केस है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, तो आपको गेनिंग शेयर निकालना है। क्वेश्चन लिखा है ABC 1/2, 3/10 एंड 1/5। सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको सेम सीक्वेंस में लेके आएंगे, एलसीएम लेंगे इसका, और उसके बाद बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, A and C एग्री टू शेयर फ्यूचर एंड प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन में 3:2 दे रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 1/2, 3/10 और 1/5। 1/5, 1/2, 3/10 और 1/5, ये ABC है। इलस्ट्रेशन नंबर है, क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से, इलस्ट्रेशन नंबर है 6,
1/2, 3/10 और 1/5 इनकी रेशियो है, एबीसी है, और न्यू रेशियो है 3/3:2। कौन रिटायर हो रहा है जी? रिटायर हो रहा है बी रिटायर्ड। तो यानी कि 3:2 ये न्यू पीएसआर है, ये ओल्ड पीएसआर है। बी जा रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, बी जा रहा है। तो इसका मतलब आपके पास गेनिंग रेशियो अगर आपने निकालनी है, गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। यानी ये न्यू शेयर ज्यादा होगा तो न्यू माइनस ओल्ड आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा तो वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यानी कि यहां पर ए की बात कर रहे हैं, एज गेन कितना है जी हमारे पास? 3/5 माइनस 1/, अच्छा हमने इसको अभी निकाला नहीं था, इक्वल नहीं किया था, तो सबसे पहले इसको इक्वल कर लेते हैं। ये आ गया, एलसीएम आ गया इसका 10 और ये आ गया 5 और 3 और 2, तो ये रेशियो आ गई 5:3:2, राइट। मैंने इसको दूसरे कलर से लिख दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए, अब न्यू शेयर था इसका 3/5 और ओल्ड शेयर था 5/10। ऐसे ही बी का गेन निकाल लेते हैं। बीज गेन दैट इज न्यू शेयर है 2/5 और ओल्ड शेयर था इसका, बी नहीं है, बी रिटायर हो रहा है, सी का गेन 1/, यानी कि 2/10 है। सीज गेन निकालते हैं, सीज गेन 2/10, राइट। पुराना शेयर इसका 2/10 था। तो चलिए, ये आ गया 10 2 6 माइनस 5 दैट इज 1/10 और 10, ये आ गया 2 4 माइनस 2, तो 2/10। दोनों ने गेन किया है, नॉर्मली दोनों गेन ही करेंगे, फिर भी आप उसमें चेक कर सकते हैं, चेक करके ही करेंगे। हो सकता है कोई किसी के जाने से अगर किसी को सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, वो तब की तब बातें देखेंगे। फिलहाल अभी आप ए और बी ने गेन किया है इन द रेशियो ऑफ, गेनिंग रेशियो क्या बनी? 1:2। क्वेश्चन में क्या पूछा था पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, नेचुरल सी बात है गेनिंग रेशियो ही पूछी गई होगी। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो दैट इज 1:2। आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिटायरमेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन 7 कहता है ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/5, 2/5 एंड 1/5, यानी कि 2:1, यानी कि आपके पास ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:1। सी रिटायर्स, यहां पर सी जा रहा है, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स रेशियो इन 2:1, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो भी गिवन है 2:1। सी जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगेन इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में ए बी सी है, 2:1 इनकी ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है 2:1। एक बार चेक कर लेते हैं, सी जा रहा है 2:1, सी जा रहा है, तो सी जा रहा है, सी रिटायर्स हो गया, यानी कि न्यू पीएसआर ये है। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है, तो एज गेन कैसे निकलेगा? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर से ही निकलेगा, जो बन जाता है 2/5 2/3 माइनस 2/5 दैट इज
15, 5, 10 माइनस सी 6, दैट इज 4/10 इसने 4/15 इसने गेन किया, और बी इसका शेयर है 1/3 और 2/5। 20 गेन 1/3 minus 2/5, that is 15, 5 minus 3, 6। 20 गेन कितना हुआ जी? न्यू शेयर इसका ये है, यानी कि इसने सेक्रीफाइस किया है 2:1। बी का गेन है 2/5 और माइनस, अच्छा उल्टा लिख दिया, नहीं नहीं ठीक है, 1/3 माइनस 2/5 करेक्ट। तो यानी कि 5 माइनस 6, यानी कि यहां पर 1/6 का सेक्रीफाइस भी किया है। अब आ गया ना सेक्रीफाइस का क्वेश्चन, तो बी का गेन नहीं है, बी का सेक्रीफाइस है। तो आपको गेन या सेक्रीफाइस निकालना, तो यानी कि बी ने सेक्रीफाइस किया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए इनकी न्यू पीएसआर के हिसाब से इसकी गेनिंग या सेक्रीफाइस देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैंने 1/6 लिख दिया, दैट इज 1/15 है। तो ए गेन्ड बाय 4/15 और बी गेन बाय 1/15, सेक्रीफाइस बाय, ये आंसर आ गया जी। ए गेन 4/15, बी गेन that is negative, it is a sacrifice. Thus only A is the gaining partner. C has sacrifice his 1/5 share, जो C का शेयर था 1/5 शेयर गया है, वो सारा का सारा गेन हुआ है किसको? A को ही गेन हुआ है। एंड B has sacrificed his 1/15th शेयर इन फेवर ऑफ A, और साथ में B ने भी अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ A। जो गया है पार्टनर C, उसने भी अपना शेयर A को ही दिया है सारा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बी रह गया है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था बी, उसने भी अपना कुछ शेयर ए के फेवर में सेक्रीफाइस किया है। तो बी ने गेन की जगह सेक्रीफाइस किया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो चलिए अब आगे के दो क्वेश्चंस आप कर लेंगे। 8th और 9th क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप कर पाएंगे। सिचुएशन 3 आ जाती है इसके अंदर, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स shares profit share is taken by remaining or continuing partners in a specified ratio। तो स्पेसिफिक रेशियो आएगा तो जो भी उस शेयर को लेगा वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ, तो उसका नया शेयर आ जाएगा। अब न्यू शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस जो भी उन्होंने गेन शेयर किया है उसको प्लस कर देंगे तो न्यू शेयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, यानी कि गेनिंग रेशियो गिवन होगी। Channi, Manni and Amar are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2। Amar retires from the business, C part यानी कि अमर रिटायर हो रहा है। Channi acquires 4/9 of the Amar's shares and balance is acquired by Manni। यानी कि चन्नी का जो भी शेयर था, अमर का जो शेयर था उसका चन्नी एक्वायर्स 4/9 ऑफ अमर शेयर। अमर का जितना भी शेयर था, अमर का शेयर कितना था 2/9, 2/9 का 4/9 शेयर, अमर का 2/9 जो शेयर था उसका 4/9 शेयर चन्नी ने कर लिया, और बाकी का जो शेयर था मन्नी ने एक्वायर कर लिया। बाकी का शेयर उसको लेस करने के बाद निकल जाएगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 10 के अंदर हमको बताता है कि आपके पास चन्नी, मन्नी और अमर 3 पार्टनर हैं। क्वेश्चन में बोला गया है चन्नी, मन्नी और अमर 432 इनका शेयर है, और अमर रिटायर हो जाता है, अमर, और वो अपने शेयर का 4/9, ये क्या चेक कर लेते हैं, अपने शेयर का 4/9 चन्नी को दे देता है, उसको चला जाता है।
sacrifice in favor of Channi and remaining in favor of Manni। ये क्वेश्चन है, राइट। तो चन्नी न्यू शेयर की बात करेंगे, या पहले उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो उनकी गेनिंग रेशो वो निकाल लेते हैं। तो अमर sacrifice in favor of Channi, या चन्नी एक्वायर्स, या चन्नी एक्वायर्स फ्रॉम अमर, बात एक ही है। या अमर ने उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया या चन्नी ने एक्वायर किया अमर से, एक ही बात है। तो अब देखेंगे क्या किया। जो उसका शेयर था वो था 2/9, 4 3 7, 2/9 का 4/9, अपने शेयर का 4/9 यानी कि 8/81 शेयर सेक्रीफाइस किया इन फेवर ऑफ चन्नी। और ऐसे ही मन्नी रिमेनिंग शेयर acquired by Manni राइट। तो रिमेनिंग शेयर कितना है, उसका शेयर था 2/9 माइनस 8/81, जो बन जाता है 81, इसका एलसीएम आ गया 9 2 18 माइनस 8, दैट इज 10/81। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि रिमेन शेयर एक्वायर्ड बाय मन्नी 10/81 है और अमर सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ चन्नी 8/81 है, यानी कि गेनिंग शेयर निकल आ चुका है। तो गेनिंग रेशो बिटवीन चन्नी एंड मन्नी is 8/81 ratio 10/81, that is 8:10। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई, हमने गेनिंग रेशियो निकाल ली है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन चन्नी एंड मन्नी आफ्टर अमर्स रिटायरमेंट, तो ये आ गया जी चन्नीज न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, राइट। तो ओल्ड शेयर चन्नी का था हमारे पास 4/9 और एक्वायर किया था 8/81, तो 4/9 प्लस में 8/81, एक बार रीचेक कर लेते हैं, 4/9 हो गया और उसने सेक्रीफाइस किया था 8/81, करेक्ट। तो ये आ गया 81, 2 9 9 36 प्लस में 8 दैट इज 44 44/81 और मनीज न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर कितना है मन्नी का 3/9 और उसने एक्वायर किया है 10/81, 3/9 प्लस 10/81, ये बन जाता है 81, एलसीएम आ गया 9 9 27 प्लस में 10, दैट इज 37/81, राइट। ये आ गया 451 81, ठीक है जी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन चन्नी एंड मन्नी इज 44:37। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो बस
ये वाला केस भी अब आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो गए हैं गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। अब आगे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझेंगे और क्वेश्चंस कर लेंगे। तो फटाफट से आप इस टॉपिक को खत्म करें, हम आगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, बस आपको एक गो थ्रू होना है, पिछले चैप्टर्स से रिलेटेड ही है सब कुछ, नया कुछ नहीं है इसमें। तो फटाफट से हम इसके बाद रिवॉल्यूशन अकाउंट को भी पढ़ लेंगे और इस टॉपिक के अंदर आगे चलते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।